हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्जेस के वो देख लिए थे। इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ देखेंगे। तो ये कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ का मतलब होता है, या कूलम्स लॉ जो है, एक जो कूलम्स नाम है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उसने एक लॉ दिया था, इसके लिए इसका नाम कूलम्स लॉ आ गया। ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था कि दो चार्जेस के बीच में का फोर्स निकाल लिया था उसने। ठीक है। दो चार्जेस के बीच में का फोर्स निकाल लिया था, इसलिए उसको कूलम्स लॉ दिया गया है। सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ। ठीक है। फंडामेंटल लॉ है जो दो चार्जेस के बीच में का इंटरेक्शन गवर्न करता है, इसलिए इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक। चलो, तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो पहले तो स्केलर फॉर्म देखेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है। सो पहला है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था अपना कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। बट हम देखेंगे कि मतलब इसका मीनिंग क्या है या कंसेप्ट क्या है। तो कूलम का कहना ये है कि जो फोर्स लगेगा, अब हमने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो देख लिया है। अगर सेम सेम चार्जेस हो गए, लाइक प्लस प्लस होंगे, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है। और प्लस माइनस होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और हमने ये भी देख लिया है कि अगर माइनस माइनस हो गए तो क्या होगा? तो भी रिपल्शन होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो चार्जेस ले लिए, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2। ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट जनरलाइज चार्जेस है, इसके लिए इसका नाम प्लस Q1, इसके लिए इसका नाम प्लस Q2 है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो भी फोर्स होगा। अब ये फोर्स हमको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम कहता है कि देखो, पहले तो ये पूरा डायग्राम समझ दीजिए आप। तो एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे। ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक है। अब ये चार्ज जो है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बराबर। तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट चार्जेस विच इज एट रेस्ट। विच इज एट रेस्ट, है ना। अब रेस्ट पे ही क्यों लेना है? बिकॉज हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या था कि चार्ज एट रेस्ट। सो चार्ज एट रेस्ट ही है यहाँ पे दोनों भी। Q1 भी रेस्ट पे है और Q2 भी रेस्ट पे ही है। ठीक है। तो R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस। और F जो है, जो हमें कैलकुलेट करना है या कूलम ने कैलकुलेट करके दिया है। तो इसका कहना ये है कूलम का कि इन दोनों के बीच में का जो रिपल्शन होगा, अब हमेशा तो रिपल्शन नहीं होगा, कभी कभी अट्रैक्शन भी हो सकता है। और कब अट्रैक्शन होगा? जब एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस होगा, तब अट्रैक्शन होगा। हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है ना। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। सो यहाँ पे जो अब चार्ज आएगा, या सॉरी, यहाँ पे जो फोर्स आएगा इन दोनों के बीच में का, वो फोर्स होगा रिपल्शन वाला फोर्स। हर बार रिपल्शन वाला होगा क्या? नहीं। अगर चार्ज माइनस होगा यहाँ पे एक आध, तो अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है। अब अट्रैक्शन रिपल्शन का झंझट नहीं लेने का, हमको फोर्स कैलकुलेट करने का। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कि फोर्स जो है, दो पॉइंट चार्जेस जो रेस्ट पे है उनके बीच में का फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब मान लीजिए दो कूलम है और मान लीजिए चार कूलम है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स आएगा, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब 2 into 4। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 6 होता, तो 3 into 6 हो जाता। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड है, इसके प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो यही लिखा है हमने Q1 into Q2 यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड है बस यहाँ पे डाल लेने का है। Q1 का मान लीजिए 1 है, 2 है, 4 है, जितना भी है वहाँ पे बस डाल लेने का। और Q2 का जितना मैग्नीट्यूड है वो इतना डाल लेना। सो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस है उसके उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए तो डिनोमिनेटर लिखा है। अब जब 1/r² आता है ना डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स
स्क्वायर लॉ, ये चीज़ें ध्यान में रखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन वाला भी जो है वो भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है m1 m2 है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये बात बन गई अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, ठीक है ना, ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको निकाल के हमें इज इक्वल्स डालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हमने कांस्टेंट डाल दिया, उसका नाम है के। हमने कांस्टेंट डाल दिया, उसका नाम है के, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब के की वैल्यू क्या है, सो फॉर वैक्यूम के की वैल्यू उन्होंने दी है, के इज इक्वल्स टू 1/4πε0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये ई टाइप जो है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये है डायरेक्टली कांस्टेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं कि 1/4πε0 क्यों आए, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, वो फिजिक्स में इतना अपने को काम में नहीं आने वाला, ठीक है ना। सो 1/4πε0 ये हो गया अपना कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये डलेगा कांस्टेंट 1/4, अब ये एप्सिलॉन नॉट कौन है, 1/4 तो ठीक है, ये तो 4 मतलब 4, पाई मतलब 3.14, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। लेकिन ये कुछ नया टर्म आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो ये परमिटिविटी का ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट द सिंबल विच इज गिवन टू द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम कौन है, कहाँ पे रखे चार्जेस हमने, तो हमने बोला था चार्जेस कहाँ पे रखे, फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे, हमने ये बोला था या अज्यूम किया था, ठीक है ना। तो अगर हम ये दो चार्जेस हम किसमें रखते हैं, वैक्यूम में फ्री स्पेस में रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। नॉट इज द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर द फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, और एयर। अगर आप उसको कुछ दूसरे मीडियम में रखते हो, मान लीजिए ऑयल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑयल। अगर उसको इन दोनों चार्जेस को वाटर में लिखते हैं तो वाटर, है ना, ऐसा अलग अलग लिखने का। अब इसकी जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक सिंपल टर्म में बताऊंगा। ये परमिटिविटी का मतलब होता है, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हो, है ना, तो जस्ट दिमाग में रखने के लिए आप समझ लीजिए कि क्या कह रहा हूँ। तो परमिटिविटी का मतलब है कि जो भी चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है, तो इसको फील्ड क्रिएट करने के लिए परमिशन देना, कौन परमिशन देगा, तो मीडियम देगा परमिशन, ठीक है ना, फील्ड क्रिएट करने के लिए। अब देखो फोर्स क्यों होता है, फोर्स क्यों होता है, बिकॉज फोर्स फील्ड इंटरैक्ट होती है, दो फील्ड इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस में, फील्ड इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना, बिटवीन टू चार्जेस। अब ये फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो चार्जेस करते हैं क्रिएट, फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो चार्जेस करते हैं क्रिएट, ठीक है ना, समझ में आई बात। सो चार्जेस है, फील्ड है, इसकी भी कुछ फील्ड हो गई, इसकी भी कुछ फील्ड होगी, और दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, फील्ड इंटरैक्ट हो रहे हैं, इसलिए की वजह से क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स आ रहा है। लेकिन ये जो फील्ड है वो कौन क्रिएट कर रहा है, चार्ज क्रिएट कर रहा है, ये Q1 एंड Q2 चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कितनी चार्ज फील्ड क्रिएट करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, ठीक है ना। सो वो जो मीडियम है, तो मे बी ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये मीडियम परमिशन देगा, किसको परमिशन देगा, चार्ज को परमिशन देगा, किसके लिए चार्ज परमिशन देगा, फील्ड क्रिएट करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी बोलेंगे, बस इतना ही है। सो ये परमिटिविटी यहाँ पे है, के इज इक्वल्स 1/4, अब ये के यहाँ पे जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, ये हमने जो ग्रेविटेशन का लॉ देखा था सेम है, यहाँ पे बस जी आएगा कैपिटल ग्रेविटेशन में, और यहाँ पे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर आया तो हमने क्या बोला, उसको क्या बोलने का, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलने का, ठीक है ना। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ वो भी हमने बता दिया था, ठीक है। तो ये बात हो गई कूलम्स लॉ की। एक बार फिर देखते हैं कूलम्स लॉ क्या है, ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा या वीडियो आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें इसका वेक्टर फॉर्म देखने वाला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ही काम करने वाले हैं, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको फिर एक बार रिवाइज करके देखते हैं, ठीक है। सो स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम की कूलम ने जो है वो दो चार्जेस के बीच में का फोर्स निकाल के दिया है, कैलकुलेट करके दिया है, क्या कैलकुलेट करके दिया है, कैलकुलेटेड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके दिया है कूलम ने। तो कूलम का कहना ये था कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा,
इन दोनों का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया। अब ये होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको ये मैथमेटिक्स शुरू हो गया यहाँ से, इसको निकालो इज इक्वल्स टू डालो, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा क्योंकि ये निकाल के ये डाला है तो यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो के डाल लिया, के इज इक्वल्स के क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसकी वैल्यू कितनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई को तो हम समझ लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, 4 पाई कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका हमने यहाँ पे लॉजिक बताया है, ठीक है ना, कि फोर्स कब होगा जब फील्ड इंटरेक्ट होगी दो चार्जेस के बीच में की, ठीक है ना, और फील्ड कौन क्रिएट करता है, चार्जेस करते हैं। अब ये फील्ड क्रिएट करने को, चार्जेस को कौन, कहाँ पे क्रिएट होगी, मीडियम में क्रिएट होगी, तो मीडियम परमिशन देगा कितना बनाना है, छोटा बनाना है, ज़्यादा बनाना है ना, किसको परमिशन देगा, चार्जेस को, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो फील्ड बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग टू द फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स बनेगा, ठीक है। तो यही था हमारा कूलम्स लॉ। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ जाता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यहीं पे अपन रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे वाला पार्ट का देखेंगे, ठीक है।